तो चलिए लेकर के आ गए हैं दोस्त आपके लिए टेस्ट नंबर 74। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त साइंस का टेस्ट हुआ था, ये 74। उसी का क्या है कि आज टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड हम लेकर के आए हैं। स्कोर कार्ड कहने का मतलब कि जो लोग इस 74 को टेस्ट दिए हैं उन सभी का रिजल्ट लेकर के आए हैं। वैसे तो आप अपना जो है स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिए होइएगा कि कितना मार्क्स आया है कितना नहीं आया है, लेकिन ये नहीं आप जान पाइएगा कि जितने भी लड़के ने दिया है उसमें आपका रैंक क्या है। तो वही रैंक हम क्या करेंगे कि आज आपको दिखाएंगे, प्लस जो टेस्ट पेपर था आपने जो टेस्ट दिया है उसका भी हम डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा, आपको हम बताएंगे आपका स्कोर कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त कि हम टेस्ट पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और जो लोग टेस्ट दिए हैं ध्यान से देखते रहिएगा, आप अपना आंसर मिलाते रहिएगा। वैसे आंसर की जो है टेलीग्राम पे सेंड कर ही दिया जाता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी नंबर बात कि जो लोग नए हैं, अगर आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो दोस्त बिल्कुल कर सकते हैं। फ्री में होता है, 1 रुपया आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे देना है टेस्ट, कहां से देना है टेस्ट, ये आपको हम बताएंगे टेस्ट पेपर देखने के बाद। तो कम से कम क्या कीजिएगा ना कि टेस्ट पेपर तक बने रहिएगा, फटाफट हम टेस्ट पेपर डिस्कस करा के आपको हम बता देंगे कि कैसे टेस्ट देना है नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, देरी नहीं करते हैं, फटाफट टेस्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद आपको बता देंगे कहां से टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्त क्या कहा जा रहा है इसमें, ये चीजें कहा गया है क्वेश्चन में कि लंबाई अगर एल है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल ए होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, अगर ये चीजें दिया हुआ है तो हमको इस ऑप्शन में चुनना है कि सबसे कम प्रतिरोध जो होगा दोस्त इसमें से किसमें होगा। ठीक है, हमको यही चुनना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध जो होता है दोस्त लंबाई के समानुपाती होती है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है क्षेत्रफल उसका व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस जो होता है सो, और इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो लंबाई और क्षेत्रफल से रिलेटेड ही दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब लंबाई के समानुपाती होती है प्रतिरोध, मतलब लंबाई अगर जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना बढ़ेगा। तो हमको तो कम प्रतिरोध चुनना है, तो लंबाई जितना कम होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि सारे ऑप्शन में लंबाई सबसे कम किस में है। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर ध्यान रखिएगा कि प्रतिरोध जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब उल्टा, क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो ध्यान रखिएगा दूसरी बात कि क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, लंबाई कम होना चाहिए, वही मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये थर्ड नंबर आप देख लीजिए, सारे ऑप्शन में से थर्ड नंबर देख लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लंबाई को क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है, क्षेत्रफल को क्या कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। तो इस थर्ड नंबर में जो होगा रेजिस्टेंस दोस्त सबसे कम होगा, रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, ये थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। और जिसने भी ये थर्ड नंबर दोस्त ऑप्शन मारा है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टेस्ट में दिए गए हैं, मिस मत कीजिए। अब समय नहीं है दोस्त टेस्ट मिस करने का, अब समय है यहीं पे सुधार करने का और एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर्ड होने का। ठीक है, यहां गलती कीजिए वहां गलती मत कीजिएगा दोस्त, जान लीजिए, क्योंकि एक बार की गलती जो होती है ना कितने साल आपको पीछे ले जाएगी ये पता नहीं है, इसलिए गलती तो बिल्कुल मत कीजिए, अब समय नहीं है। ठीक है, चलिए आपको अब दिखा देते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिएगा दोस्त, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 प्रतिरोध है, दोनों का प्रतिरोध क्या है, R1 और R2 है, दोनों को क्या किया गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि पैरेलल में कनेक्शन किया गया है। ठीक है, R1 और R2 को। उसके बाद इसमें कहता है कि उससे जो है धारा प्रवाहित किया जाता है, धारा प्रवाहित करने के बाद जो है धारा का अनुपात हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा और क्या नहीं, प्रवाहित धारा का अनुपात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध जो होता है उसका कुल प्रतिरोध जो होता है दोस्त क्या होता है ये जान लीजिए। तो अगर आप देखिएगा तो I बराबर जो होता है दोस्त क्या होता है कि V बटे R1 प्लस V बटे ये I1 बराबर अगर देखिएगा तो I1 बराबर क्या होता है दोस्त V बटे R1, दूसरा I2 अगर लीजिएगा तो क्या होगा कि V बटे R2 हो जाएगा। अब ये दोनों का क्या कीजिए कि रेशियो निकाल दीजिए I1 बटे I2 का। जब I1 बटे I2 कीजिएगा तो दोस्त V से V कैंसिल हो जाएगा, आपका R2 बटे R1 यानी कि R2 रेशियो R1 आ जाएगा आपका। तो ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा क्या करेक्ट होगा, R2 रेशियो R1 पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। सीरीज में फिर करता तो फिर अलग चलते हम लोग सीरीज में सीधा जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे कर देते हैं। रेशियो में अगर पैरेलल में करेक्ट होता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 1 प्लस R3 ऐसे करके चलता है। तो फॉर्मूला है ये धारा का, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर क्या है कि आंसर करेक्ट होगा। और जिसने भी दोस्त सेकेंड नंबर मारा है बिल्कुल करेक्ट मारा है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है दोस्त, ये चीजें कह रहा है कि पीएच जांचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। जी हाँ, पीएच वैल्यू जानते होइएगा, अम्लीय और क्षारीय होता है या उदासीन होता है। तीन तरह के पीएच में हम लोग काउंट करते हैं। 7 के बराबर है तो वो उदासीन होता है, 7 से कम हुआ तो क्या होता है कि अम्लीय होता है, 7 से अधिक गया तो क्षारीय होता है। लेकिन इसे भी मेजरमेंट करने के लिए दोस्त किसका उपयोग किया जाता है, हम कैसे पता करते हैं कि वह अम्लीय है या क्षारीय है, ये जानना है हमें। ठीक है, किसी भी वस्तु का तो अम्लीय क्षारीय पता कर लेते हैं, लेकिन किसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं कि पीएच का वैल्यू निकालते हैं, यही हमें जानना है। जान लीजिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त, ये सेकंड नंबर होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू ही क्या होता है ना दोस्त कि हम पीएच वैल्यू का मान पता करते हैं कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है या कौन उदासीन है। पीएच वैल्यू तो एक पीएच एक स्केल होता है, जिस स्केल को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है, जिसपे कलर कोड होता है। अब जान लीजिए कि आखिर इसको मेजर करते कैसे हैं। जान लीजिए कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर एक तरह का पेपर होता है। ठीक है, इसको जो भी लिक्विड होता है उसमें इसको क्या किया जाता है, डुबा दिया जाता है। डुबाने के बाद क्या होता है कि इसका कलर उसी हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, पीएच जो वैल्यू होता है कलर का उसका उसी के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, तो अम्लीय होगा तो उसका कलर अलग होता है, क्षारीय होता है तो उसका अलग होता है, उदासीन होता है तो उसका अलग होता है। तो जितना मतलब कि अम्लीय होता है उतना ज्यादा उसका कलर जो है बढ़ते चला जाता है, क्षारीय जितना होता है उतना कलर जो है उसी हिसाब से कलर कोड होता है। ध्यान लीजिए, तो इस हिसाब से क्या होता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू पीएच वैल्यू मान ज्ञात कर लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पेपर होता है जिसके थ्रू पीएच का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताजे पानी के पौधे और जानवरों के लिए क्या होता है ना दोस्त कि सबसे अनुकूलित पीएच वैल्यू बताना है। ठीक है, जो हम पौधे में डाल सकते हैं या पशुओं को पिला सकते हैं। ठीक है, जीवन जीने के लिए ऐसा नहीं कि चाहे एकदम अम्लीय डाल दो तो वो मर जाएगा पी करके, ऐसा नहीं एकदम क्षारीय डाल दो कि वो पी ही ना सके, मुरझा ही जाए पौधा, ऐसा नहीं। मतलब ऐसा पानी का पीएच वैल्यू हमको बताना है ताकि पौधे को अगर डाले तो वो आराम से जीवन जी सके, विकसित कर सके, जानवरों को पिलाए तो वो उसके जीवन के लिए सही हो। ऐसा नहीं कि पिला दे बस उस समय टे बोल जाए, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसका हमको क्या करना है कि ताजे पानी का पीएच वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, कि पीएच वैल्यू आखिर होता है कितने के बीच है, ये जानना है। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच जो होता है क्या होता है, ताजे पानी का पीएच वैल्यू होता है, जिसे पौधे में दिया जाता है या जानवर लोग जो है इस्तेमाल करते हैं पीने के रूप में, जीवन जीने के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो उदासीन पानी होता है, जो आपको प्योर वाटर होता है, उसका भी कभी कभी पीएच वैल्यू पूछ देता है। ध्यान रखिएगा, प्योर वाटर जो होता है दोस्त उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, उदासीन होता है वो। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल, तो छोड़ना नहीं है दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बिल्कुल मिस मत कीजिए। आज भी टेस्ट आपका 75 एक्टिव है, तो ये टेस्ट पेपर देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जाकर के 75 को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब डेली किया कीजिए अटेम्प्ट, जब भी डाल रहे हैं कर लिया कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए यहीं पे, क्योंकि फ्री में टेस्ट होता है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपको फ्री में टेस्ट करवाएगा, हम आपको करवा रहे हैं, प्लस ऊपर से डिस्कशन भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी हेल्प करेगा आपको एग्जाम में, इसलिए कहते हैं। वैसे भी फ्री के चीज सबको खराब ही लगता है, आपको कहां से अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जाता है कि संक्षिप्त नाम बताना है, जीएपी का विस्तार नाम क्या है। संक्षिप्त नाम है जीएपी, उसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है ये हमें बताना है। देखिए, जीएपी का कहने का मतलब पूरा नाम बता देते हैं आपको कि गंगा एक्शन प्लान होता है। क्या होता है, गंगा एक्शन प्लान। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, ये कब दिया गया था ये भी जान लीजिए। गंगा एक्शन प्लान आज नहीं शुरू हुआ था दोस्त, बहुत पहले शुरू हुआ था, लगभग 1985 से 86 के बीच में जो है शुरू हुआ था, राजीव गांधी के समय में। ठीक है, वो गंगा एक्शन प्लान क्यों शुरू किया गया था दोस्त, इसलिए शुरू किया गया था ताकि गंगा के पानी को स्वच्छ किया जाए। जो फैक्ट्री, नदी नालों से जो है पानी आकर के, कचरे आकर के गंगा को दूषित करते हैं, उसको जो है क्या किया जाए कि स्वच्छ किया जाए। ठीक है, इसलिए जो है जीएपी यानी गंगा एक्शन प्लान लाया गया था 1985-86 के आसपास में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये हम आपको बता दिए हैं, गंगा एक्शन प्लान काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोड़िएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये चीजें कहा जा रहा है कि रेटिना पर जो छवि बनती है कितने सेकंड बनती है दोस्त? 1/16। कभी कभी सवाल ये पूछ देता है कि रेटिना पर अपने आंख पे जो है छवि कितने सेकंड तक बनी रहती है। ध्यान रखिएगा 1/16वां सेकंड तक के क्या होता है कि बना हुआ रहता है। तो इसे आखिर कहते क्या है? जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं ये हमें जानना है। जान लीजिए कि आंख पे जो छवि बनी रहती है 1/16वां सेकंड, उसे जो दोस्त कहते हैं ये सेकंड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दृढ़ता कहते हैं। दृष्टि दृढ़ता। अब ये चीजें समझ लीजिए कि थोड़ा सा समझने में अटपटा लगता होगा कि दृष्टि दृढ़ता होता क्या है। देखिए किसी भी वस्तु को हम देखते हैं और देखने के बाद नजर हटा लेते हैं। नजर हटाने के बाद उसकी छवि जो होती है वो आंखों पर जितने भी देर तक बनी रहती है उसी छवि को दोस्त क्या कहते हैं कि रेटिना का दृढ़ता कहते हैं, या छापों का दृढ़ता। मतलब वस्तु का छाप आंख में बैठ गया तो वो वस्तुओं को छापों का दृढ़ता होता है, या रेटिना का दृढ़ता, क्योंकि इमेज कहां बनता है? रेटिने पर बनता है, तो रेटिना की दृढ़ता कहिए। ठीक है, तो ये चीजें होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब मस्तिष्क में यही छवि जो है 10 से 12 सेकंड तक बनी रहती है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जाता है कि पुष्पीय पौधे में देखी जाने वाली जो है कहता है कि प्रजनन जो है आवश्यकता का सही क्रम आपको बताना है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, पुष्प में पौधे में जो पुष्प का जो निर्माण होता है वो कैसे कैसे होता है, उसकी प्रजनन अवस्था किस क्रम में होता है, यही आपको बताना है। ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले क्या होता है ना कि दो पुष्प का युग्मक होता है, या तो पुष्प का युग्मक होता है। पहले तो युग्मक मिलते हैं, उसके बाद युग्मज बनते हैं, उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण के विकास होने के बाद उसके बाद क्या होता है कि अंकुरन होता है। तो ये पौधे का, पुष्पीय पौधे का क्या होता है कि जनन या प्रजनन जो है कहिए कि अवस्था का क्रम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। युग्मक होगा, उसके बाद युग्मजन होगा, उसके बाद भ्रूण होगा, उसके बाद ये आपका अंकुरन होगा। ठीक है, तो ये सही क्रम है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है, के नियम के अनुसार जो है तत्व जो आवर्त सारणी में रखे गए, व्यवस्थित किए गए हैं, वो किसके अकॉर्डिंग व्यवस्थित किए गए हैं, ये है। काफी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल दोस्त रेलवे में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हम जब आपको PYQs पढ़ा रहे थे उस समय ये सवाल आपको रिपीट किया गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेगा। क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग सजाए हैं, किसके अनुसार जो है रखा गया है। तो ध्यान रखेगा दोस्त, वो जो रखा गया है वो बढ़ते हुए परमाणु के द्रव्यमान के अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट्स को सजाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट को सजाया गया है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि एक सफेद पृष्ठ है, उस पे क्या है कि नीला कोई वस्तु रखा हुआ है, और क्या किया जाता है कि एक नीला ही फिल्टर ले लेते हैं और उस वस्तु को हम देखते हैं तो वह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, समझ लीजिए क्वेश्चन को। सफेद सरफेस है, सफेद यानी पृष्ठभूमि है, उस पे नीला कोई वस्तु रखा हुआ है, और क्या होता है कि नीले कलर का ही फिल्टर है, नीले कलर के फिल्टर से ही हम क्या करते हैं कोई वस्तु को देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा। तो नीला कलर का जो वस्तु रखा हुआ है सफेद पृष्ठभूमि पर, वो क्या होगा कि बिल्कुल अदृश्य हो जाएगा, इनविजिबल होगा, हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो कलर रखा हुआ है उसी कलर से हम देख रहे हैं, तो वो इनविजिबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं दिखिएगा हमें जी, क्योंकि उसी कलर से हम देख रहे हैं ना, इसलिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी तरल को गर्म करने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है सामान्यतः। देखिए किसी भी द्रव को अगर आप उसको गर्म कीजिएगा तो उसमें 3 कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। अपवर्तनांक जो होता है वो घट जाता है, अपवर्तनांक घट जाता है किसी भी द्रव को अगर आप गर्म कीजिएगा। और क्या घटता है, जान लीजिए कि उसका डेंसिटी घट जाता है। तीसरा नंबर की आयतन उसका बढ़ जाएगा, मतलब आयतन बढ़ जाएगा, डेंसिटी यानी कि घनत्व घट जाएगा, और उसका अपवर्तनांक घट जाएगा। 3 चीज होता है, तो ध्यान रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है ये। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक के बारे में पूछा जा रहा है, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा कि घट जाएगा। अपवर्तनांक क्या होगा, घट जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर कहता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल, आहार खाद्य जाल जो होता है ना, वो उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है ये हमें जानना है। ठीक है, तो जान लीजिए कि उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है, मतलब एक दिशीय होता है, एक दिशात्मक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ये आपका थर्ड नंबर होगा। अब कैसे होगा ये भी जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य से प्रकाश ले लिया, पौधा ले लिया, पौधे को कौन खाने आएगा, शाकाहारी जानवर जीव जंतु वही आएगा,
चाहे खरगोश आए चाहे जो हिरन आए वो आएगा। मान लीजिए कि हिरन आकर के पौधे को खाया, पौधे क्या उत्पाद है, उत्पाद है, अब जो पौधे को आकर के खाया वो प्राथमिक जो है उपभोक्ता हो गया, तो हिरन प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब हिरन को कौन खाएगा दोस्त, आगे आने वाला जो है आपका शेर बाघ जो भी होगा वो मांसाहारी उसको खा लेगा, फिर उसका अपघटित होगा, फिर वहां से पौधे जन्म लेंगे, फिर इसी तरह से चेन जो है प्रक्रिया चलती है। तो एक यूनि डायरेक्शन में आगे जो है क्या होता है कि बढ़ते चला जाता है। तो खाद्य जाल क्या होता है, एक दिशात्मक होता है, ध्यान रखिएगा, बता देते हैं। जैसे कि ये हो गया, इसमें देख लीजिए, ठीक है, सूर्य से क्या होगा कि दोस्त जय प्रकाश आता है पौधे पे, पौधे से क्या होता है कि यहाँ पे खरगोश हिरन जो भी होगा शाकाहारी जो है जानवर जीव जंतु उसको खाते हैं, फिर उसको जो है मांसाहारी खा जाते हैं, फिर मांसाहारी का अपघट्य होता है, फिर यही चक्र जो है चलते रहता है। ठीक है, तो यह एक जो है यूनि डायरेक्शनल होता है, ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपको लेकर के चलते हैं। देखिएगा दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मेंडल साहब से क्या है कि जुड़ा हुआ ये चीजें है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि एक कहता है कि यदि एक गोल बीज जो है हरे रंग का है, जिसको आर आर वाई वाई से जो है कैपिटल डबल आर और कैपिटल डबल वाई से इंडिकेट किया गया है, एक झुर्री वाले पौधे हैं जो पीले रंग का है, ठीक है, तो वो क्या है कि आपका जो है स्मॉल आर कैपिटल वाई से इंडिकेट किया गया। इन दोनों को क्या किया जाता है कि क्रॉस जो है क्रॉस कराया जाता है। तो क्रॉस कराने के बाद जो नया पौधे बनेगा, F1 जो बीज उत्पन्न होगा वो किस तरह के बीज होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको बताते हैं कि नए तरह के जो पौधे उत्पन्न होंगे दोस्त, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर होगा। ये क्या कि गोल और पीले होंगे, गोल और पीले होंगे, क्योंकि क्या है कि गोल कार के जो हरे पौधे है उसका क्रॉस सेक्शनल किससे कराया गया था, पीले वाले झुर्रीदार पौधे से। तो पीले वाले से कराया गया था, पीले वाले का गुण जो है गोल वाले जो हरे है उसमें चला जाएगा, तो गोल तो बीज रहेगा ही, प्लस उसका कलर जो होगा वो पीले रंग का आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्त पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि 1 किलो द्रव्यमान का एक पिंड है, 1 किलो द्रव्यमान का एक पिंड है, कहता पृथ्वी द्वारा जो है बल का जो है, एक बल का क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है वो लगता है, तो वो किसके बराबर लगता है ये हमें पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर 1 केजी का अगर द्रव्यमान का कोई वस्तु है तो उस पर पृथ्वी द्वारा जो आकर्षण बल लगता है वो 9.8 न्यूटन लगता है। कितना लगता है, 9.8 न्यूटन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट नंबर। कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, देखिए बहुत लोग इजी में ही चाहे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत हार्ड पढ़ने के चक्कर में, तो ये चीजें होता है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। चलिए आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर कहा जा रहा है दोस्त, ये सारे टेस्ट पेपर के क्वेश्चन है। देख लीजिए कहा क्या जा रहा है दोस्त, ये कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा को रोकने के लिए सौर कुकर में आमतौर पर जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो वैसे जानते होइएगा कि सौर कुकर में क्या होता है ना कि दोस्त अवतल दर्पण का बहुत जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या करता है ना कि सौर एनर्जी को स्टोर करके नीचे रखता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि मिरर यानी दर्पण का इस्तेमाल, या तो उसमें बड़े बड़े अवतल दर्पण का इस्तेमाल भी किया जाता है, प्लेन दर्पण का भी इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान लीजिएगा। तो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वैसे। तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, दर्पण। दर्पण ही क्या करता है कि उसको स्टोर करने का काम करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट की शक्ति द्वारा जो है 1 घंटे में क्या कहता है कि वितरित ऊर्जा का मात्रा डैश होता है या डैश कहा जाता है। तो देखिए 1 घंटे में कितने 1 किलोवाट जो शक्ति होता है वो ऊर्जा क्या कहलाता है। तो दोस्त किलोवाट घंटा कहलाता है। क्या कहलाता है, किलोवाट घंटा। ध्यान रखिएगा, आपका ये आपका आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है दोस्त, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल जो है सो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए, ये आपका टेस्ट का अगला क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कहता है सामान्य ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ब्लू विट्रियोल के नाम से जो जाने जाते हैं ये हमें बताना है किसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इस सारे ऑप्शन में से आपको ब्लू विट्रियोल के नाम से जो जानते हैं दोस्त, कॉपर सल्फेट को जानते हैं। किसे जानते हैं, कॉपर सल्फेट को। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4 होता है फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कभी सूत्र दे दे तो चुनना पड़ जाए। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि चांदी की कुछ वस्तुएं जो है क्या होती है कि कुछ दिन अगर खुले वातावरण में रख दीजिए तो वो काली पड़ जाती है। वो काली किस वजह से पड़ती है, ध्यान रखिएगा। वातावरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फेट होता है, H2S होता है। तो चांदी अगर कुछ समय तक अगर रहे ना वातावरण में तो वो H2S से क्या होता है कि रिएक्ट कर लेता है। रिएक्ट करने के बाद जो है क्या बना लेता है, Ag2S बना लेता है, ध्यान लीजिए, यानी कि सिल्वर सल्फेट बना लेता है, जिसकी वजह से उस पर काला क्या आता है कि दाग पकड़ लेता है। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, Ag2S। वातावरण में हाइड्रोजन सल्फेट पाया जाता है तो इसकी वजह से होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर कहता है कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है। जी हाँ, अपने साथ क्या ले जाएगी जब ध्वनि तरंगे चलती है, साउंड वेव चलती है। तो साउंड वेव चलती है तो दोस्त जान लीजिए कि उसके साथ जो जाती है वो एनर्जी जाती है। क्या जाती है, एनर्जी। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। साउंड वेव के साथ क्या जाएगा, एनर्जी जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर कहता है कि एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सेमीकंडक्टर का बना होता है वो उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, यही हमें बताना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आईसी जो होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है दोस्त, उसमें जो इस्तेमाल होता है वो सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन का। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, सिलिकॉन, ठीक है। अब जो मामूली जनरली चिप जो आते हैं मेमोरी, उसमें भी सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, जान लीजिए। बहुत सारा जो है क्या होता है कि देखते होइएगा कि बड़े बड़े जो है इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होते हैं, आईसी पर। अगर आपका आईसी गया तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाता है। तो बड़े बड़े कंडक्टर्स हो गया या कैपेसिटर्स हो गया या आपका बहुत सारे छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सभी चीज किस पे डिपेंड रहते हैं, आईसी पे डिपेंड रहते हैं। सोचिए एक छोटी सी आईसी जो नाखून के बराबर ब्लैक कलर का होता है दोस्त, वो अगर उड़ गया तो पूरा सिस्टम बैठ जाता है, वो उससे पूरा कंट्रोल कर लेता है, जान लीजिए ये चीजें। तो वो सिलिकॉन का ही बना होता है, काफी डिमांडेबल है ये आईसी जो होता है सो, ठीक है। चलिए आईसी भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना है। चलिए जब पढ़ना होगा बता देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जाता है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो दोस्त कोण बनता है उसे दिक्पात कोण कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कोण। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, चुंबकीय दिक्पात कोण, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि कहता है कि कोई दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में क्या कीजिए कि काट दीजिए, तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव जो होगा शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक चुंबक है, इसको क्या करते हैं कि तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद जो है क्या होगा कि इस ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी एक चुंबक है तो इसमें तो दो ध्रुव है, एक तो उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, और काट जब तोड़ देंगे तो फिर एक जो है चुंबक प्राप्त हो जाएगा, एक अलग चुंबक प्राप्त हो जाएगा, दो चुंबक प्राप्त होगा। क्या इसके ध्रुव पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। मतलब उत्तरी और ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों में रहेगा, चाहे इसका कितना भी टुकड़ा क्यों ना कर दे, 100 टुकड़ा क्यों ना कर दे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है बना हुआ रहेगा प्रत्येक टुकड़े में। ध्यान रखिएगा, उसमें ध्रुव की संख्या नहीं बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि दक्षिणी ध्रुव भी शामिल हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव भी शामिल हो जाएगा, पूर्वी ध्रुव भी शामिल हो जाएगा, पश्चिमी ध्रुव भी शामिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्त। प्रत्येक टुकड़े में ध्रुव की जो होगी संख्या वो ज्यों का त्यों बना हुआ रहेगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ही उसमें शामिल रहेगा, चाहे उसके 1000 टुकड़े क्यों ना कर दें आप, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। कितना यथावत बने रहेगा, मतलब ज्यों का त्यों बना रहेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि शुद्ध पदार्थ में क्या होता है ना कि कोई अन्य पदार्थ जब मिला दिया जाता है तो उसके गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर शुद्ध पदार्थ है, अगर उसमें आप क्या कीजिएगा ना कि इम्प्योरिटी यानी कि उसमें अशुद्ध पदार्थ मिला दीजिएगा, तो मिलाने पे क्या होता है ना कि उसके बीच जो आणविक बल जो लगता है वो आणविक बल क्या होता है कि कमजोर पड़ जाता है। क्या होता है, आणविक बल कमजोर पड़ जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका गलनांक भी कम हो जाता है, गलनांक भी कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, गलनांक घट जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा क्या होगा, घट जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि शीशे की छड़ को जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। जी हाँ,
कांच के छड़ को जब रखिएगा आप भाप में तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगा, लेकिन चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, कांच के चौड़ाई में दोस्त क्या होगा कि अव्यवस्थित रहेगी, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है उस पर, अव्यवस्थित ही रहेगी। ठीक है, ये सेकेंड नंबर होगा। अब क्यों रहेगी ये जान लीजिए, जैसे कांच को हम दोस्त भाप में डुबाएंगे ना, वैसे कांच का होता है ना कि चारों तरफ से उसका फैलाव होता है कांच में, एक नहीं कि लंबाई की तरफ ही जो है फैलाव होता है, चौड़ाई की तरफ नहीं होता है दोस्त। जान लीजिए कि चारों तरफ से वो कांच जो है फैलना शुरू कर देता है, इसलिए अव्यवस्थित रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सवाल। चलिए अब क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि अश्व मतलब कि घोड़ा जब अचानक क्या होता है ना कि चलना प्रारंभ करता है, तो अश्वरोही मतलब घोड़ा पर जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसे गिरने की आशंका होती है, तो वह किधर गिरता है। जब अचानक घोड़ा चलेगा तो आप किधर गिरिएगा, आगे या पीछे, तो पीछे गिर जाइएगा। क्या कीजिएगा, पीछे गिर जाइएगा। जब अचानक क्या होगा, घोड़ा रुका हुआ है चलना शुरू करेगा, वो किस वजह से होती है ये जान लीजिए। तो वो तो होती है जड़त्व की वजह से, लेकिन उस पर कौन सा जड़त्व काम करेगा ये हमें जानना है। तो देख लीजिए, इसमें गुरु ने जड़त्व भी दे दिया है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम भी दे दिया है, विराम का जड़त्व भी दे दिया है, या गति के थर्ड लॉ भी दे दिया है। ठीक है, किसके जड़त्व के, देखिए जड़त्व के नियम पे ही काम करेगा। देखिए जब घोड़ा स्थिर है, आप घोड़े पे घोड़सवार करने के लिए एकदम तैयार है, पूरा फिट है, अचानक घोड़ा दौड़ना शुरू हुआ, आप पीछे की ओर चले जाइएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि घोड़ा जब तक आपका दौड़ नहीं रहा है विराम अवस्था में, तब भी आप विराम अवस्था में है। जैसे घोड़ा दौड़ना शुरू किया तो क्या होता है ना दोस्त कि आपका निचला हिस्सा जो होता है वो घोड़े के बॉडी के साथ गति में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो है कहता है कि ना भैया हम तो घोड़ा के साथ नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो वो क्या होता है कि आपका शरीर निचला जो है घोड़ा के साथ आगे चल जाता है, लेकिन पिछला पीछे रह जाता है। इसलिए आप पीछे की ओर क्या होता है कि झटका खा जाते हैं, किसकी वजह से, विराम के जड़त्व की वजह से। ध्यान रखिएगा, विराम के जड़त्व की वजह से। तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। विराम के जड़त्व की वजह से क्या होगा कि दोस्त आप जो है पीछे की ओर झुक जाइएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं ना दोस्त कि आपका लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं। देख लीजिएगा, ये आपका टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी जा चुके हैं कि श्यानता का इकाई क्या होता है, यानी विस्कोसिटी का, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो इन यूनिट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि श्यानता का इकाई जो होता है दोस्त वो पॉइज होता है। क्या होता है, पॉइज होता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, पॉइज, पॉइज होगा। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना टेस्ट का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस से दिए गए थे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है कि 25 क्वेश्चन साइंस से दिए जाते हैं एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो आज भी क्या है कि टेस्ट आपका 75 एक्टिव है, ये 74 था, अब एक्टिव जो है वो 75 है। टेस्ट कहां से देना है ये आपको बता देते हैं। तो देख लीजिए, ये एप्लीकेशन देख रहे हैं ERCB सर के नाम से, इसको प्ले स्टोर से क्या कीजिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी पे क्या होता है कि फ्री में टेस्ट लिया जाता है, और इसी तरह से आपको क्या करेंगे कि डिस्कस करा देंगे, आप प्लस स्कोर कार्ड भी दिखा देंगे कि आप जितने भी कैंडिडेट ने टेस्ट दिया है उसमें आपका स्थान क्या आता है। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। प्लस स्कोर कार्ड तो डाउनलोड कर ही लीजिएगा कि कितना नंबर आया है, लेकिन रैंक बड़ी मायने रखता है कि आप कितने नंबर पे हो। ठीक है, उसी हिसाब से आप मेहनत कीजिएगा। तो इसको फटाफट क्या कीजिए कि डाउनलोड कर लीजिएगा ERCB सर के नाम से। अगर आपको इसमें टेस्ट में देने में अगर दोस्त समस्या अगर आ रही है तो इसके नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे किसी भी समय आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपको हेल्प किया जाएगा कि कैसे आप टेस्ट देना है कैसे नहीं देना है। ठीक है, तो देर मत कीजिए, जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त जाइए फटाफट क्या कीजिए कि इसे इंस्टॉल कर लीजिए, टेस्ट देना अगर है सच में तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। अगर स्कोर कार्ड देखना है आपको कि किस तरह का किसका रैंक कितना आ रहा है तो बने रहिए और देखिए अंत तक के कि स्कोर कार्ड में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और उनका रैंक क्या है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं, देर ज्यादा नहीं करेंगे। देखिए ये है अपना स्कोर कार्ड, जो पिछले दिन ये टेस्ट 74 दिए थे उसी का स्कोर कार्ड है। इस स्कोर कार्ड में देखिएगा नंबर फर्स्ट पे काफी दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद, जब से दशहरा हुआ है तब के बाद अब आए हैं ये संजय कुमार यादव साहब। पता नहीं लगता है कि रावण को जलाने में बिजी थे, है ना संजय भाई, तो बिजी बहुत थे आप। चलिए कोई नहीं, देर सही आ तो गए। चलिए फर्स्ट नंबर पे है ये संजय कुमार यादव, जो देख लीजिए 75 नंबर यानी 25 गो क्वेश्चन था, 3 नंबर का था एक क्वेश्चन। इसमें क्या है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग दी है, गलत अगर कीजिएगा तो नंबर कट जाएगा, ध्यान लीजिएगा। तो इनका नंबर देख लीजिए कितना है, 68.34 है, यानी नंबर कटा है इसमें। ठीक है, इन्होंने भी गलती किया है तो नंबर कटा है, उसी हिसाब से है
जैसे रेलवे आपका एग्जाम लेता है उसी तरह से आपको इसमें हम पूरा सेट किए हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल रियल वाली फीलिंग आएगी। चलिए दूसरे नंबर पे देख लीजिएगा कि दूसरे नंबर पे आपका लवकेश भाई है, जो आपका सेकेंड नंबर स्थान हासिल किए हैं। बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आए हैं। तीसरा नंबर पे देखिएगा कि शिशु प्रिया, ये भी जो है अच्छी मेहनत कर रही है। चौथा नंबर देख लीजिएगा कि पंकज भाई है, उसका तीसरा नंबर, चौथा नंबर पंकज भाई है। पांचवें नंबर पे देख लीजिएगा कि रंजय पांडे साहब है। छठे नंबर पे ये दीपक कुमार पांडे साहब है। छठे नंबर पे दीपक कुमार। अरे क्या चल गया बताओ, हमें तो डर ही लग गया कि कुछ तो आया तो ना गया पैर के पास। चलिए एक मिनट। हाँ तो चलिए अब अगला नंबर आपको दिखा देते हैं। मतलब कि ऐसा लगा कि पैर के पास जो है स्नैक आ गया है, चल रहा है। चलिए अगला दिखाते हैं। देखिएगा 13वें नंबर पे दोस्त, 13वें नंबर पे जो है आयांश भाई है। उसका 14वें नंबर पे जो है ये राजू भाई है। उसका 15वें नंबर पे देखिएगा कि राजेश कुमार यादव है। 16वें नंबर की बात कर लेते हैं, नितेश साहब है। उसके बाद जो है 17वें नंबर पे अनिल कुमार है। 18वें नंबर पे ये संजीव यादव साहब है। ठीक है, चलिए 19वें नंबर पे देख लीजिएगा कि राज मुन्ना भाई है। उसके बाद जो है 20वें नंबर पे दोस्त अरविंद भाई है। उसके बाद 21वें नंबर पे क्लीमेंट साहब जो बिलासपुर से है। 22वें नंबर पे जो है दोस्त ये मृत्युंजय है। उसके बाद 23वें नंबर पे मंतोष भाई है। उसका 24वें नंबर पे जो है दोस्त ये मुकेश भाई है। 24वें नंबर पे मुकेश भाई है। बहुत अच्छा है, लोग मेहनत कर रहे हैं, कीजिए। उसका देखिएगा 25वें नंबर पे ये आपका क्या है कि यदवेंद्रा है। उसके बाद जो है आपका 26वें नंबर पे जो दोस्त है ये राम सहाय ओझा साहब है। 27वें नंबर पे जो है ये तेज करण भाई है। उसके बाद 28वें नंबर पे दोस्त ये जाहिद भाई है। 29वें नंबर पे दोस्त जो है अमन भाई है। उसके बाद 30वें नंबर पे ये संतोष कुमार भाई है। 30वें नंबर पे संतोष कुमार भाई है। चलिए बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत करिए। 31वें नंबर पे देखिएगा 31 पे अजीत यादव है। 32 नंबर पे देख लीजिएगा कि युवराज भाई है। उसका 33 नंबर पे देख लीजिएगा आलोक भाई है। तो उसका 34 नंबर पे देख लीजिएगा जावेद भाई है। उसका 35 नंबर पे देख लीजिएगा कि सुदामा है। उसके बाद जो है आपका 36 नंबर पे जो है ये विपिन भाई है। 36 नंबर पे विपिन भाई है, बहुत अच्छा, यूपी से हैं। चलिए 37 नंबर पे देख लीजिएगा दोस्त ये संदीप भाई है। उसको 38 नंबर पे देख लीजिएगा कि एमके शर्मा भाई है। उसका 39 नंबर पे देख लीजिएगा कि क्या है कि सुजय भाई है। उसका जो है 40 नंबर पे देख लीजिएगा हरिओम भाई है। उसका 41 नंबर पे देख लीजिएगा सम्राट भाई है। उसका 42 नंबर पे जो है अपना ये रमेश भाई है। 42 नंबर पे रमेश भाई, बहुत अच्छा है, लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेहनत करना चाहिए। चलिए 43 नंबर पे ये नितिन सिंह भाई है। उस पर जो है देखिएगा 44 नंबर पे ये राहुल भाई है। उस पर 45 नंबर पे देख लीजिएगा दोस्त ये नीतीश यादव है। 46 नंबर पे देख लीजिएगा 46 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि बसंत भाई है। उसके बाद 47 नंबर पे आपका जो है ये मुकेश भाई है। उसके बाद 48 नंबर पे जो है ये पे कुमार साहब है, पीके कुमार साहब, पीके। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 49 नंबर पे ये नितिन है। एक नितिन यादव या नितिन कुछ करके गए हैं, वो है, एक नितिन है। चलिए अच्छी है। 50 नंबर पे देख लीजिएगा कि कालीनाथ भाई है। उसका 51 नंबर पे देख लीजिएगा कि धीरेश चंद्रा जो सोनभद्रा से है यह है। 52 नंबर पे देख लीजिएगा दोस्त 52 नंबर पे एमडी राजीव वर्षी करके है जो मुजफ्फरपुर से है, बहुत अच्छा दोस्त। उसके बाद जो है आपका 53 नंबर पे ये पूनम है। उसका जो 54 नंबर पे अर्जुन तमन्ना भाई है। ठीक है 54 नंबर पे। चलिए उसके बाद आपको दिखाते हैं 55 पे जो है ये गुड्डू भाई है। उस पर 56 पे देख लीजिएगा कि आपका राहुल विश्वकर्मा साहब है। उसका जो 57 नंबर पे जो है ये रंजन हट्टी साहब है। उसका जो 58 नंबर पे देखिएगा कि वीरेंद्र भाई है। उसका 59 नंबर पे देखिएगा 59 नंबर पे ये देवेंद्र भाई है। उसका जो 60 नंबर पे दोस्त ये मोरी साहब है। 60 नंबर पे, बहुत अच्छा है, मेहनत कीजिए। उसका देखिएगा आपका 61 नंबर पे ये खालिद भाई है। उसके बाद जो है आपका 62 नंबर पे देखिएगा आपका अनुराग भाई है। ये 63 नंबर पे देख लीजिएगा 63 नंबर पे पटनाकर भाई है। उसका 64 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि इंजीनियर जैन साहब है। उसका 65 पे देखिएगा मुकेश साहब है। 66 पे देख लीजिएगा कि अभिषेक भाई है। ठीक है 66 पे अभिषेक भाई है, बहुत अच्छा है दोस्त। 67 नंबर पे देख लीजिएगा कि चंदन भाई है। 68 नंबर पे ये बबलू चौधरी है। उस पर 60
9 नंबर पे जो है ये पवन जो हनुमानगढ़ से है, लगातार टेस्ट देते रहते हैं। 70 नंबर पे देख लीजिएगा, 70 नंबर पे जितेंद्र जो यूपी से है, ये भी लगातार टेस्ट देते हैं। 71 नंबर पे जो है ये अनिल कुमार है। उसका 72 नंबर पे जो दोस्त है ये रोशन कुमार साहब है। ठीक है, बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। उसके बाद देख लीजिएगा आपका 73 नंबर पे ये अंजू कुमार है। ठीक है, उसके बाद 73 नंबर पे, 74 नंबर पे ये लाल मणि साहब है। उसका 75 नंबर पे देखिएगा, 75 नंबर पे ये बबलू जो पटना से है। 76 नंबर पे जो दोस्त है ये आपका सन्नी भाई है। ठीक है, 76 नंबर पे। 77 नंबर पे ये डब्लू सिंह है। उसका 78 नंबर की बात करें तो ये रामदयाल भाई है। ठीक है, 78 नंबर पे रामदयाल भाई। 79 नंबर पे देखिएगा तो ये नीरज भाई है। उसके बाद 80 नंबर पे मुनिंद्र वर्मा जो जिला बदायूं से है। 80 नंबर पे, 80 नंबर पे मुनिंद्र, अच्छा 80 नंबर पे मुनिंद्र वर्मा है। उसके बाद 81 नंबर पे देख लीजिएगा दोस्त, 81 नंबर पे कमलेश भाई है। 82 नंबर पे अगर देखा जाए तो बबलू भाई है। उसके बाद 83 नंबर पे देखा जाए तो ये जावेद आलम भाई है। उसके बाद 84 नंबर पे ये क्या है कि आशीष है। ठीक है, क्या है, आशीष भाई है, बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 85 नंबर पे ये क्या है कि रोशन भाई है। उसके बाद जो है 86 नंबर पे पीके रॉय करके हैं। उसके बाद 87 नंबर पे जो है ये विपुल कुमार है। उसके बाद 88 नंबर की अगर बात करें तो ये विनय साहब जो यूपी से है। क्या हो जाता है विनय भाई, कभी टॉप पे चले जाते हैं, कभी डाउन पे आ जाते हैं, ये अप एंड डाउन क्या हो रहा है। चलिए उसके बाद जो है 89 नंबर पे अनिरुद्ध भाई है। उस पर 90 नंबर पे देख लीजिए कि इंद्रजीत भाई है। ठीक है, कौन है, इंद्रजीत भाई। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 91 पे ये विकास कुमार है। उस पर 92 नंबर पे देख लीजिएगा कि हरिमोहन भाई है। उसको 93 नंबर पे देख लीजिएगा कि ओमकार जो है पटेल साहब है। उसको जो है 94 नंबर पे देख लीजिएगा ये ऋषि राम भाई है। उसको जो है 95 नंबर पे जो है एमडी सावरकर भाई है। उसको 96 नंबर पे अंकित भाई है। ठीक है, 96 नंबर पे अंकित भाई है, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आप कि 97 नंबर पे ये प्रदीप भाई है। उसको आज मुरमुर साहब। उसको 98 नंबर पे ये पूर्णिमा सिंह है। उसके बाद 99 नंबर पे देख लीजिएगा कि मोहन भाई है। एक और आ जाता तो शतक लग सकता था, लेकिन चलिए कोई नहीं, दुर्गा पूजा में सब जो है व्यस्त है। चलिए कोई नहीं है दोस्त। तो दोस्त ये लोग जो थे, इतने लोगों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। इन लोगों का रैंक आप देख लिए हैं कि कितना रैंक है, कितना नंबर लेकर के आ रहे हैं। तो इसी तरह का आप अपना अगर स्कोर देखना चाहते हैं और टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, हम अगले दिन आपको बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि आज जो है टेस्ट 75 एक्टिव है। तो फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जाकर के टेस्ट दे लीजिए। अगले दिन हम आपका स्कोर लेकर के कार्ड लेकर के आएंगे और दिखाएंगे कि आपका स्थान कितना है इतने लोगों के बीच में। ठीक है, क्या आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस टेस्ट से पता लग जाएगा। क्योंकि जिसका साइंस स्ट्रांग होगा दोस्त, वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ऐसे जॉब ले लेगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं साइंस कमांड रखिए। ठीक है, जितना मटेरियल दे रहे हैं कम से कम उसको खा पी करके पचा जाइए, ध्यान लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हम जो है आपको सारे चीज प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर कीजिए कि हमें इजाजत दीजिए और अगले दिन फिर मिलेंगे हम एक नए सेट के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।